हेलो फ्रेंड्स, लाइफ है इसके प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी की जो सीरीज स्टार्ट की गई है उसका आज 5th लेक्चर है। और जो लोग इस प्लेटफॉर्म से नए जुड़े हैं अ, उन्हें भी इस बात की जानकारी दे दूं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने ज्योग्राफी से एनसीईआरटी की शुरुआत की है, जिसका आज 5th लेक्चर है। और इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर की हम इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं और इस चैप्टर के अंतर्गत हम कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं इसकी भी चर्चा 2 मिनट में कर लेते हैं। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो स्थल रूप कहने से तात्पर्य है कि पृथ्वी के धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली आकृति और आकार के स्थल रूपों को, जो स्थल होते हैं, उन्हें हम स्थल रूप की संज्ञा देते हैं। स्थल रूप से क्या तात्पर्य है? तो स्थल रूप से तात्पर्य है कि पृथ्वी के धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली विशेष आकृति और आकार के स्थल को स्थल रूप कहते हैं। तो ये स्थल रूप जैसे कि हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, जैसे पर्वत हैं, पठार हैं और मैदान। तो इनकी चर्चा हम आज मुख्य रूप से करने वाले हैं। और सिर्फ हमें ये नहीं पढ़ना है कि पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं और मैदान क्या होते हैं, बल्कि इनकी इम्पोर्टेंस को भी ज्योग्राफी के पर्पज से और हमारे दैनिक जीवन में उनका क्या यूज है, हमारी दिनचर्या से कैसे वो जुड़े हुए हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, इन सभी की चर्चा इस चैप्टर के अंतर्गत हम करने वाले हैं। तो चलिए फिर क्रम से स्टार्ट करते हैं। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूप कहने का मतलब है, चाहे तो आप यहाँ पर स्थल रूपों में पर्वत, पठार और मैदान को पुस्तक में आप लिख सकते हैं। तो चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पर्वत, पठार और मैदान, इनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल रूप होते हैं, ये दो प्रक्रियाओं का परिणाम होते हैं इनके निर्माण में। एक होती हैं आंतरिक प्रक्रियाएं और दूसरी बाह्य प्रक्रियाएं। ये प्रक्रियाएं निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। आंतरिक प्रक्रियाएं कहने से तात्पर्य है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलने वाली प्रक्रियाएं, और बाह्य प्रक्रियाओं का मतलब है कि पृथ्वी के बाह्य भाग में, मतलब बाह्य कारकों के द्वारा, जैसे कि वायु, जल आदि कारकों के द्वारा स्थल रूप में जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम बाह्य प्रक्रिया या एक्सटर्नल प्रोसेस के अंतर्गत रखते हैं। तो आंतरिक प्रक्रिया जो है, तो इसके अंतर्गत, आंतरिक प्रक्रिया के अंतर्गत पृथ्वी की सतह के कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं या नीचे धंस जाते हैं। ये आंतरिक बलों के कारण होता है। पृथ्वी के अंदर जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ इंटरनल फोर्स काम करते हैं, आंतरिक बल काम करते हैं, जो पृथ्वी की सतह को अस्थिर बनाते हैं। हमारी पृथ्वी की जो सतह है वो निरंतर गतिशील है। प्लेटें लगातार मूवमेंट करती हैं उन आंतरिक बलों के कारण। तो इसी वजह से पृथ्वी की जो सतह है वो या तो ऊपर उठ जाती है या नीचे धंस जाती है। और दूसरे बाह्य कारक होते हैं जो स्थल रूप को प्रभावित करते हैं, कि स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया
जो है ये बाह्य कारकों के द्वारा होती है। और आप बाह्य कारकों के अंतर्गत कौन से किन्हें रख सकते हैं? जैसे जल, वायु। जल कहने से यहाँ तात्पर्य है नदी के जल से। और ग्लेशियर, जो गतिशील ग्लेशियर होते हैं, या हिमानी, हिमानी कह सकते हैं। तो बाह्य कारक जो होते हैं, चाहे वो जल हो, वायु हो या हिमानी हो, इन कारकों के द्वारा स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो स्थल रूप में जो परिवर्तन होते हैं या उनका जो निर्माण निर्माण होता है या उनका डिग्रेडेशन होता है। तो ये दोनों फैक्टर होते हैं जो स्थल रूप को आकार प्रदान करते हैं। इसके एग्जाम्पल यदि हम देखें तो एक है अपर्दन। अपर्दन को आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इरोजन। और निक्षेपण को हम कहते हैं डिपोजिशन। तो बाह्य कारकों के अंतर्गत जैसे कि अपर्दन की जो घटना है, ये मुख्य रूप से बाह्य कारकों के द्वारा ही होती है, चाहे वो वायु के द्वारा अपर्दित हो या फिर जल के द्वारा या फिर हिमानी ग्लेशियर्स के द्वारा। तो इससे सतह क्या होती है, पृथ्वी की जो सतह है वो टूट करके अपर्दन के कारकों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दी जाती है, जिससे सतह क्या होती है, नीची हो जाती है। और जब ये परिवहित होते हैं अपर्दन के कारकों के द्वारा, तो एक दूसरी प्रक्रिया भी साथ-साथ में घटित होगी, जिसे हम निक्षेपण कहेंगे। तो निक्षेपण में क्या होता है कि ये जो अपरदित पदार्थ हैं, किसी जगह एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर उनका जमाव होगा, जिसके फलस्वरूप पुनः सतह का निर्माण होता है। तो ऐसे करके ये दोनों प्रक्रियाएँ साथ-साथ में चलती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया है कि पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल रूप हैं, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो या मैदान, इन स्थल रूपों के बनने में मुख्य रूप से 2 प्रक्रियाओं का योगदान होता है। एक होती है आंतरिक प्रक्रियाएँ, दूसरी होती हैं बाह्य प्रक्रियाएँ। आंतरिक प्रक्रियाएँ जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती हैं, आंतरिक बल उसके लिए उत्तरदायी हैं। उससे पृथ्वी की सतह या तो ऊपर उठ जाती है या धँस जाती है। और दूसरे जो बाह्य कारक हैं, इनके द्वारा स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया होती है। जैसे पर्वत है और पर्वत पर लगातार उसका डिग्रेडेशन होगा, तो कुछ जो कुछ वो छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटेगा और फिर वो नदियों के द्वारा परिवहित होकर घाटियों में जमाव होगा उसका, जिसके फलस्वरूप पठार और मैदान का निर्माण होगा। तो ऐसे करके आप इनको समझ सकते हैं। अब स्थल रूपों का हम क्रमशः वर्गीकरण की चर्चा करते हैं। स्थल रूपों का जो वर्गीकरण है, वो ऊंचाई, ढाल के आधार पर किया जाता है। ऊंचाई और ढाल के आधार पर किया जाता है। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लूँ जरा। तो स्थल रूपों का जो वर्गीकरण है, ये मुख्य रूप से स्थलों की ऊंचाई और ढाल के आधार पर की जाती है। तो इन्हें हम पर्वत, पठार और मैदान में वर्गीकृत करते हैं। और आगे हम देखेंगे कि पर्वत को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पठार को कैसे और मैदान को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है और इनकी क्या विशेषताएं होंगी और इनका क्या महत्व है, इनकी सारी की चर्चा हम करेंगे। और एक यहाँ पर फैक्ट दिया है साथ में, आप इसको भी देख लें कि पहाड़ी पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। तो यहाँ पर इसने पहाड़ी को डिफाइन किया है कि पहाड़ी क्या है या हिल्स क्या होती हैं, कि वह स्थलीय भाग होता है जो अपने आसपास के भूमि से ऊंचा उठा हुआ होता है, उसे हम पहाड़ी कह देते हैं। और यदि हम पर्वत को डिफाइन करेंगे तो ऐसी पहाड़ी जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो और उनकी ढाल खड़ी हो, तब हम उसे पर्वत की संज्ञा दे देते हैं। तो ऐसे करके आप पहाड़ी और पर्वत को डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सरल रूप में यहाँ पर डिफाइन किया गया है।
तो आप समझने के पर्पज़ से देख सकते हैं। यदि हम नॉर्मल फिगर बनाना हो हमको, तो हम इस टाइप से फिगर बना सकते हैं, जिसमें हम ये पर्वत पर्वत को दिखा सकते हैं यहाँ पर। ये है पठार और ये मैदानी भाग को दिखा सकते हैं आप। जो एनसीईआरटी में जो फिगर दिया गया है और कि स्थल रूप आप भी अपने अ, आस-पास इस टाइप की लैंडफ़ॉर्म्स को देखते हैं, जैसे कि पर्वत है, पठार है, घाटियाँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, पहाड़ी होती हैं। तो इस फिगर को आप देख सकते हैं और अपनी समझ बेहतर करने के लिए। चलिए आगे अब बात करते हैं। तो यहाँ पर हम माउंटेन्स की या पर्वतों की चर्चा करते हैं। पर्वतों के बाद हम मैदान, एक मिनट इसका नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले हम पर्वतों की चर्चा करते हैं। पर्वत हमने पीछे डिफाइन किया है कि ऐसी पहाड़ी जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है और जिनके ढाल तीव्र होते हैं, उन्हें हम पर्वत की संज्ञा दे देते हैं। पर्वतों की और क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इनका जो शिखर है वो नुकीला होता है। इनका जो शिखर है वो नुकीला होता है और छोटा होता है। इनका जो ढाल है वो खड़ा या तीव्र होता है और आधार चौड़ा होता है। ये इनकी एक सामान्य विशेषताएं होती हैं जो आपको पता होंगी। पर्वतों के संदर्भ में आप एक बात और जानते होंगे कि जैसे-जैसे पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती है, तो तापमान में क्या आती है? कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है और यही वजह है कि जो इनके शिखर भाग होते हैं, पर्वतों की जो शिखर भाग होते हैं, वहाँ पर ग्लेशियर का जमाव होता है। क्योंकि अधिक ऊंचाई पर टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि जो जलवाष्प है, वो बर्फ में परिवर्तित हो जाती है, जिससे ग्लेशियर का निर्माण होता है। पर्वतों की जो जलवायु है, वो कठोर होती है और इसी वजह से पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु कठोर होती है। कठोर कहने से मतलब है कि वहाँ टेम्परेचर कम होने की वजह से जीवन यापन कठिन बन जाता है। इसके अलावा पर्वत श्रृंखला की बात की गई है, तो पर्वत श्रृंखला क्या होती है? पर्वत श्रृंखलाएँ कि जब पर्वत एक रेखा में व्यवस्थित होते हैं, तब हम उसे माउंटेन रेंज या पर्वत श्रृंखला की संज्ञा देते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि एशिया में हिमालय है और अल्प्स माउंटेन रेंज है, ये यूरोप में है। एंडीज माउंटेन रेंज ये साउथ अमेरिका में है। तो ऐसे करके आप कुछ माउंटेन रेंज का एग्जाम्पल भी बता सकते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट और आप देख लें यहाँ पर कि प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत, प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत, जो कि कहाँ पर है? हवाई द्वीप पर है, सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। तो कहने का तात्पर्य है कि पर्वत जो हैं सिर्फ स्थल के ऊपर ही नहीं होते, बल्कि महासागरीय जल के नीचे गहराई में भी आप क्या देख सकते हैं? पर्वत को देख सकते हैं। जब हम महासागरीय स्थलाकृति का अध्ययन करेंगे ओशनोग्राफी में, तब आप महासागर की जब हम टोपोग्राफी या स्थलाकृति जब हम पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि महासागर की सतह पर भी कितनी सारी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। वहाँ पर भी पठार हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं, बीतली मैदान बोलते हैं उनको। और
कुछ पर्वत आपको महासागरों में भी मिलेंगे। इसके बाद हम पर्वतों की प्रकारों की चर्चा करते हैं। प्रकार, तो इसके जो टाइप्स हैं, तो वो 3 प्रकार के होते हैं ये मुख्य रूप से। एक होते हैं बलित पर्वत, दूसरे हैं भ्रंशोत पर्वत जिसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, और तीसरी कैटेगरी है ज्वालामुखी पर्वत की। तो ऐसे करके आप तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बलित पर्वत, दूसरे हैं ब्लॉक माउंटेन और तीसरे हैं ज्वालामुखी पर्वत। तो एनसीईआरटी में जो फिगर दिए गए हैं आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन जब हमें कॉपी में नॉर्मली बनाना हो तब हम इस टाइप की फिगर बना सकते हैं। तो बलित पर्वत, एक एक पर्वत की हम क्रम से चर्चा करते हैं। जैसे कि बलित पर्वत इनका निर्माण कैसे होता है? तो बलित पर्वतों का जो निर्माण है, ये संपीडक बल के द्वारा इनका निर्माण होता है। जब संपीडक बल लगता है, मतलब दोनों ओर से जब फोर्स कार्य करता है, तो बलन की प्रक्रिया होती है, और बलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप पर्वतों का निर्माण होता है। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि बलित पर्वत जो होते हैं वो अवसादी चट्टानों से निर्मित होते हैं। जब हम चट्टानों के विषय में आगे पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं: आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। तो जो बलित पर्वत हैं इनका निर्माण अवसादी चट्टानों से होता है, क्योंकि उन पर ही संपीड़न बल जब कार्य करता है तो बलन उनमें डेवलप होते हैं, और बलन बनने के कारण ही इन्हें बलित पर्वत की संज्ञा दी जाती है। तो लगभग आप इस टाइप की आकृति को कंसीडर कर सकते हैं बलित पर्वत के लिए। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हिमालय को तो आप जानते ही हैं कि हिमालय एक बलित पर्वत है। ये नवीन बलित पर्वत की श्रेणी में आता है। इन्हें हम नवीन और पुराने बलित पर्वतों की 2 प्रकार से कैटेगरी बना देते हैं कि जो सबसे पुराने ऐसे कितने बलित पर्वत हैं, कौन से ऐसे बलित पर्वत हैं जो काफी प्राचीन हैं, और नवीन बलित पर्वत कौन से हैं। इस टाइप से हम इनकी कैटेगरी भी बना सकते हैं। तो हिमालय, एल्प्स पर्वत, अरावली जो है, ये अरावली जो है विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा अपलेशियन जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है, यूराल पर्वत ये रसिया में है। हमने यूराल पर्वत को जब हम महाद्वीपों की चर्चा कर रहे थे तब भी एक बार डिस्कस कर लिया है कि ये यूरोप और रशिया के बीच में एक विभाजक का कार्य करता है। यूराल पर्वत प्राकृतिक विभाजक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? बलित पर्वत की। हिमालय है, एल्प्स है, अरावली है, अपलेशियन और यूराल पर्वत। अब हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं कि जब स्थल का बहुत बड़ा भाग टूटकर ऊर्ध्वाधर विस्थापित होता है। यहाँ पर ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि स्थल का बहुत बड़ा भाग टूटकर जब ऊर्ध्वाधर विस्थापित होता है तब ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण होता है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि सपोज करो कि ये पूरा एक तल रहा होगा, लेकिन ये इस स्थल का एक बड़ा भाग ये नीचे ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापित हो गया। ये नीचे विस्थापित हो गया। तो ये जो नीचे ये जो ऊर्ध्वाधर उठा हुआ भाग है, इसे आप होस्ट माउंटेन की संज्ञा देते हैं। और जो नीचे धंसा हुआ भाग है इसे आप ग्रेवन की संज्ञा देते हैं। ग्रेबॉन या ग्रेवन बोलते हैं, GRABN, ग्रेवन। जो नीचे धंसा हुआ भाग है उसे हम ग्रेवन की संज्ञा देते हैं, और जो उठा हुआ भाग है उसे होस्ट होस्ट माउंटेन की संज्ञा देते हैं। उसे हिंदी में जो है होस्ट को उत्खंड पर्वत कहते हैं, और जो नीचे धंसे हुए भाग को द्रोणिका भ्रंश या ग्रेवन की संज्ञा दी जाती है। इसके एग्जाम्पल जैसे हैं कि वॉस्जेस पर्वत ये यूरोप में है और राइन घाटी भी उसके नजदीक है। तो आप पाएंगे कि जहां पर
ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होगा, उसके नज़दीक में एक घाटी भी विकसित होगी। तो वोस्जेस पर्वत जो है, उसके साइड में राइन घाटी भी विद्यमान है। तो इस टाइप से आप कुछ टर्मों को भी ध्यान रखेंगे। जैसे ब्लॉक माउंटेन में जो नीचे धँसा हुआ भाग है, उसे हम ग्रेबन कहते हैं और जो ऊपर उठे हुए भाग हैं, उन्हें होस्ट माउंटेन की संज्ञा देते हैं। इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी जो है ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन। तो वोल्केनिक माउंटेन, ये ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा निर्मित पर्वतों को हम ज्वालामुखी पर्वत की संज्ञा दे देते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका में है। और एक और एग्जाम्पल है इसका, माउंट फ्यूजियामा, जो कि जापान में है। तो ऐसे करके आप बलित पर्वत के और ब्लॉक माउंटेन के और वॉल्केनिक माउंटेन के एग्जाम्पल और उनके बनने की प्रक्रिया के बारे में समझ सकते हैं। तो आई होप आपको तीनों पर्वतों के प्रकारों के बारे में और इसके एग्जाम्पल आप स्पष्टता हो गई होगी। अब हम पर्वतों के महत्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इन पर्वतों का महत्व क्या है। सिक्स की एनसीईआरटी में काफी इसके महत्व की काफी कम चर्चा की गई है। आगे की जो क्लास है उसमें और फिर माउंटेन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी क्या उपयोगिता होती है, तो इसके बारे में और डिटेल आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ जो चर्चा की गई है उसकी हम बात कर लेते हैं। इसका एक महत्व होता है कि ये जल के संग्रहगार होते हैं, वाटर स्टोरेज होते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा है कि जैसे जैसे पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती है, तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी आने से वहां पर ग्लेशियर विकसित होते हैं और उन्हीं ग्लेशियर से फिर हिम नदियां निकलती हैं, जो जैसे जैसे हमारी जो हिमालयन नदियां जितनी भी हैं, वो सभी की सभी कहाँ से निकली हुई हैं? पर्वत के शिखर से निकली हुई हैं। तो और फिर इन जल संग्रह, इनका जो जल है, इनका आप जल विद्युत के उत्पादन में और फिर कृषि के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा इसका महत्व क्या है कि पर्वत जो होते हैं, यहाँ अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियाँ और जंतु पाए जाते हैं। जब आप वनस्पतियों का डिवीज़न पढ़ेंगे, तब आप पाएँगे कि पर्वतों में जैसे-जैसे ऊँचाई बढ़ती है, तो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ आपको प्राप्त होती हैं। और आप ये भी पाएँगे कि उस क्षेत्र में जैसे-जैसे ऊँचाई में परिवर्तन होगा, वहाँ पर पाए जाने वाले जंतुओं की विविधता भी बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब है कि जैसे-जैसे हम पर्वतों की ऊँचाई बढ़ती है, आपको विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ भी मिलती हैं और जंतु भी पाए जाते हैं। एक लगभग 4000 मीटर की ऊँचाई पर जंतु नहीं पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ भी लगभग नहीं पाई जाती हैं। ये आगे के चैप्टरों में आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। इसका एक और महत्व होता है, जैसे कि ये पर्यटन की दृष्टि से इम्पोर्टेंस रख सकता है, जैसे कि सैलानियों के लिए ये उपयुक्त स्थान होता है और प्राकृतिक सुंदरता या रमणीय स्थल हो सकते हैं ये। इसके अलावा यहाँ पर जो बर्फ जमी होती है, यहाँ पर आपने सुना होगा, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग या रिवर राफ्टिंग आदि गतिविधियाँ भी यहाँ पर, इस टाइप के जो खेल हैं, वो भी होते हैं। तो इस दृष्टि से आप पर्वतों की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 6 की एनसीईआरटी में इतना ही इसकी इम्पोर्टेंस की चर्चा की गई है। इसके अलावा जैसे पर्वत जो होते हैं, ये बहुत हद तक अ, एक प्राकृतिक अवरोध का भी काम करते हैं और इसके अलावा ये मानसून को भी प्रभावित करने का काम करते हैं। तो हम आगे की क्लास में और डीप में इसकी चर्चा करेंगे फिर। तो पर्वतों के विषय में इतनी जानकारी हमने काफ़ी पढ़ लिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पठार। तो पठार क्या होते हैं?
पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठार भी अपने आसपास की भूमि की तुलना में उठे हुए होते हैं और उनका जो शिखर है, वो नुकीला ना होकर के सपाट होता है। इसलिए हम पठार को कैसे डिफाइन करते हैं कि पठार जो है एक उठी हुई और सपाट भूमि होती है। इसका ढाल भी खड़ा या मंद हो सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि भारत में दक्कन का पठार है ना? और तिब्बत का जो पठार है, तिब्बत का जो पठार है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इस फैक्ट को आप याद कर सकते हैं कि यदि कभी आ जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, इसका एवरेज हाइट जो है 4000 से 6000 मीटर मापी गई है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसके बाद अ, पठारों की महत्व की बात कर लेते हैं कि पठार किस किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक तो जो पठार होते हैं, यहाँ पर खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। ये खनिज की दृष्टि से संपन्न होते हैं और खनिजों की दृष्टि से संपन्न होते हैं। और विश्व के अधिकांश जो खनन क्षेत्र हैं, वो पठारी भागों में ही स्थित होते हैं। आप भारत या विश्व को ले सकते हैं, विश्व स्तर पर भी जो खनन क्षेत्र हैं, वो पठारी भागों में ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पठार पर ही खनिजों की उपलब्धता होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया है, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख दिया है कि अफ्रीका जो पठार है, अफ्रीकी जो पठार है, यहाँ पर सोना और हीरा का खनन खनन क्षेत्र है। इसके अलावा जो छोटा नागपुर का जो पठार है भारत में, यहाँ पर लोहा, कोयला और मैग्नीज का खनन किया जाता है। इसकी माइनिंग की जाती है। तो ऐसे करके आप खनिजों की दृष्टि से ये एक इसका आर्थिक महत्व हो जाएगा। और अगला हम इसका महत्व क्या देख सकते हैं, ये कि पठारों पर, क्योंकि जो पठार होते हैं, इनका भी जो ढाल है, वो प्रायः खड़ा होता है। तो इनसे जो प्रभावित होने वाली नदियां हैं, जब गिरती हैं तो वो जलप्रपात का निर्माण करती हैं। जैसे कि छोटा नागपुर पठार से जो स्वर्ण रेखा नदी गुजरती है, तो यह प्रवाहित होती है। तो वो छोटा नागपुर पठार से जब गिरती है तो वो हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। और कर्नाटक पठार पर एक जोग जलप्रपात का निर्माण होता है, जो कि शरावती नदी पर बनता है। तो ऐसे करके आप दो एग्जाम्पल देख सकते हैं। कई बार एग्जाम में जलप्रपात और संबंधित पठार या फिर संबंधित नदी का जोड़ी बनाने के लिए भी आ जाता है। तो आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं कि हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर छोटा नागपुर पठार पर बनता है, और कर्नाटक पठार पर जोग जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर बनता है। तो ऐसे करके आप इन दोनों एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। इनकी नदियों के नाम के साथ इन जलप्रपात को याद रख सकते हैं आप। इसके अलावा इसका एक और इम्पोर्टेंस है, जो लावा पठार होते हैं, मतलब लावा के द्वारा निर्मित जो पठार हैं, इनसे काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त होती है और अधिक उपजाऊ भी होती है। तो ऐसे करके इन पठारों का आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। तो पठारों के विषय में इतनी जानकारी ही यहाँ पर दी गई है। और इसके बाद हम स्थलों का जो तीसरा वर्गीकरण है, मैदान, इसके विषय में अब समझ लेते हैं। तो मैदान को भी बहुत सरल रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं कि मैदान वह समतल भूमि होती है जो बहुत बड़े भाग में विस्तृत होती है। मैदान की जो सामान्यतः ऊंचाई है, वो 200 मीटर से अधिक नहीं होती है। यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दिया है कि सामान्यतः 200 मीटर से ऊंचे नहीं होते हैं मैदान। इनका निर्माण कैसे होता है? तो इनका जो निर्माण है, नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से निर्मित होते हैं। मैंने पहले ही कहा, जैसे हिमालयन नदियां हैं, जैसे गंगा नदी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। और गंगा नदी जब हिमालय से निकल कर आती है, तो वो अपने साथ कई अवसादों को साथ में लेकर आती है। और नीचे
गिरिपथ पर उनका जमाव करती है और इसी के फलस्वरूप गंगे के द्वारा निर्मित जो मैदान है, गंगा का मैदान जिसे आप कहते हैं, उसका निर्माण हुआ है। और ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ये दोनों एग्जाम्पल भारत के हैं। और इसके अलावा आप चीन का भी एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया है कि यांगत्सी नदी का जो मैदान है, चीन में प्रवाहित होने वाली ये नदी है और ये भी एक विस्तृत मैदान का निर्माण करती है। तो ऐसे करके आप मैदान के विषय में भी कुछ फैक्ट जान सकते हैं। इसके अलावा आप मैदानों का महत्व देख सकते हैं। मैदान का इम्पोर्टेंस या महत्व क्या है? तो ये सामान्यतः अधिक उपजाऊ होते हैं। ये तो आपने देखा होगा कि ये कृषि की दृष्टि से आप मैदानों का महत्व है, आवास की दृष्टि से उनका महत्व है, क्योंकि आदमी वहाँ पर रह सकता है, मैदानों में ही आवास आवासीय गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ पर ही कृषि गतिविधियाँ होती हैं। परिवहन के साधनों का वहाँ पर विकास करना आसान होता है पर्वतों की तुलना में। तो ऐसे करके आप इनके महत्व को समझ सकते हैं। और ये अधिवास के लिए अनुकूल होने के कारण ही यहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। आपने पाया होगा कि भारत में गंगा का जो मैदान है, वो देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इन चैप्टरों को पढ़ के आप ये भी समझ सकते हैं कि भारत के यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें, तो वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है और वो कौन से रीजन है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है। तो इनके पीछे कौन से प्राकृतिक कारक, कौन से भौगोलिक कारक जिम्मेदार हैं, इन्हें आप समझ सकते हैं। क्योंकि गंगा के मैदान में वो अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करी हैं, वो समतल मैदान प्रदान करे हैं, जो कि रहने के लिए, मकान बनाने के लिए उपयुक्त थे, कृषि गतिविधियों के लिए उपयुक्त थे। तो लोग वहां पर अधिक संख्या में उनका बसाव हुआ। फलस्वरूप उस क्षेत्र में जनसंख्या का आपको अधिक घनत्व देखने को मिलता है। यही कारण है कि यूपी, बिहार वाले रीजन में आपको जनसंख्या घनत्व भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक देखने को मिलता है। अब हम स्थल रूप हमने तीनों जो स्थल का जो वर्गीकरण किया था, पर्वत, पठार और मैदान, तीनों की चर्चा कर ली। इसके बाद हम स्थल रूप और लोग, मतलब स्थल रूप और लोगों के बीच का संबंध को समझने का प्रयास करते हैं कि स्थल रूपों की जो भिन्नता होती है, मतलब पर्वत, पठार और मैदान, ये मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करता है। मतलब स्थल रूपों की जो विभिन्नता है, वो मानव के विभिन्न प्रकार के जीवन यापन को प्रभावित करती है कि किस प्रकार के स्थल रूप होंगे, तो मानवीय गतिविधियां वहां का जो मानवीय जीवन यापन है, वहां का जो रहन सहन है, वो कैसे प्रभावित होगा इन स्थल रूपों से। इस संबंध की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे स्थल रूपों में भिन्नता का मतलब है कि तो पर्वतों का जो जीवन, पर्वतीय क्षेत्र का जो जीवन होगा लोगों का, वो कठिन होगा, क्योंकि वहाँ की हमने पहले ही पढ़ के आए हैं कि उस वहाँ की जो जलवायु है वो कठिन होगी, वहाँ पर ठंड अधिक होगी। और जो मैदान है, वो पर्वतों की तुलना में तुलनात्मक रूप से यहाँ का जो जीवन है वो सरल होगा। तो ऐसे करके आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और यही वजह होगी कि पर्वतों पर जो जनसंख्या घनत्व होगा या जनसंख्या को जो बसाव है वो कम होगा और मैदानी इलाके में अधिक होगा। इसके अलावा स्थल और जो जल है, इसके अनुचित प्रयोग को रोकना चाहिए। हम स्थल पर जो भी गतिविधियां करते हैं, जैसे कृषि कार्य करते हैं, तो झूम कृषि ना करें, मतलब झूम कृषि को बढ़ावा ना दें। इसके अलावा जल को प्रदूषित ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली हम उसका ही उपयोग करते हैं। तो हमें सस्टेनेबल यूज करना है उसका।
इसके बाद इसका उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए पृथ्वी सुरक्षित रहे। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी का जो स्थल रूप है या पृथ्वी पृथ्वी का जो स्थल और जलीय भाग है, उसका हमें इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए कि वो हमारे लिए तो हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन यापन में तो सहायक हो ही, साथ ही आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो सहायक हो। एसडीजी और आप यहाँ इसी टॉपिक को आप उससे भी जोड़ सकते हैं कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो लाइफ बिलो वाटर, जैसे कि 14 नंबर का जो सस्टेनेबल गोल है, वो लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड की चर्चा करता है। स्वच्छ भारत मिशन को भी आप यहाँ से जोड़ करके देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ये फैक्ट लिखा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है या निवास करता है, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु और स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आप इस कार्यक्रम को भी जोड़ सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। क्योंकि आपको पृथ्वी के जो स्थल और जलीय भाग हैं, इनका इस प्रकार से उपयोग करना है ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहे। तो इन सब बातों को आपको करंट से भी जोड़ सकते हैं, सस्टेनेबल गोल से, और भारत का जो स्वच्छ भारत मिशन है उससे भी आप जोड़ सकते हैं कि स्थल और जल का हम उचित उपयोग करें। इसके अलावा एक फैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रस्सी से बना हुआ पुल जो है, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये एनसीईआरटी में दिया है। और एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, जिसमें उन्होंने एक किसी पेड़ की जड़ वाला एक पुल पूछा था 1-2 साल पहले। तो वो मेघालय में था वो पेड़, जिसकी जड़ पुल के रूप में लोग वहाँ के यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इसको देख सकते हैं। संभवतः यहाँ पर हमारा टॉपिक कवर होता है। तो पृथ्वी के स्थल रूपों के विषय में हमने पर्वतों की चर्चा करें हैं, पठार की चर्चा करें हैं और मैदानों की चर्चा करें हैं। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और इनकी विशेषताएँ क्या हैं, इनके कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, वो सारी चीज़ों की हमने डिस्कशन किया। तो चलिए फिर यहाँ पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। यदि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।